हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ये कैसे। दिस इज एमस्कियाक एंड यू आर वाचिंग ये कैसे। ये आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बेसिक का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के बिना आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझना शायद मुश्किल होगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला है समीकरण। समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है, बोला जा रहा है जब दो बीजीय व्यंजक आपस में बराबर हो जाते हैं तब उसे समीकरण कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक क्या है, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, अब उस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। तो बीजीय व्यंजक आप देख सकते हैं, ये एक बीजीय व्यंजक है 2x + 5 और दूसरा बीजीय व्यंजक है y। ये दोनों बीजीय व्यंजक आपस में बराबर हो गया तो इस पूरे को बोलेंगे समीकरण। ठीक ऐसे ही यहां पर अगर हम देखें, दूसरा है x - 10, ये एक बीजीय व्यंजक है और 0 ये दूसरा बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में बराबर हो गया, ये पूरा कहलाएगा समीकरण। ठीक इसी तरह से तीसरा एग्जांपल x + y + z, ये एक बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और 31 ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दोनों बीजीय व्यंजक आपस में बराबर हो गया तो ये पूरा कहलाएगा एक समीकरण। तो समीकरण क्या है आप समझ गए, जब दो बीजीय व्यंजक आपस में बराबर होगा तो वो समीकरण कहलाएगा। और समीकरण का पहचान सबसे बेहतर यह है कि बीच में बराबर होगा। अगर बराबर का सिंबल है तो इसका मतलब वो समीकरण है, बराबर नहीं है तो समीकरण भी नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है समीकरण का घात यानी पावर ऑफ इक्वेशन। ये क्या है, तो बोला जा रहा है समीकरण में मौजूद पदों के सबसे बड़े घात को समीकरण का घात कहते हैं। अब पद का घात क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं पद के घात को समझने के लिए। तो देख लेते हैं यहां पर क्या है, ये एक समीकरण है 5 - 7x + x² = 0। इसमें आप देखेंगे इस पद का जो घात वो 0 है, कैसे आप पीछे देख सकते हैं। दूसरा है 7x, इसमें जो पावर है वो 1 है और इसमें जो पावर वो 2 है। जो सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा जो घात है वो 2 है, इसलिए इस समीकरण का जो घात होगा वो हो जाएगा 2। आप देख सकते हैं ये इसका घात। नंबर बी है x³ - 27 = 0। ये भी एक समीकरण है। इस समीकरण में x³ इसका जो घात है वो है 3 और 27 इसका जो घात है वो 0 है, तो सबसे बड़ा जो घात है वो 3 है, इसलिए इस पूरे समीकरण का घात हो जाएगा 3। इसी तरह से नंबर सी है, कह रहा x + y + z = 31। ये भी एक समीकरण है। इस समीकरण में अगर हम देखें, ये पहला जो पद है इसका भी घात 1 है, दूसरा जो पद है उसका भी घात 1 है, तीसरा जो पद है उसका भी घात 1 है और चौथा पद इसका घात 0 है। तो यहां पर मैक्सिमम घात क्या है, वो 1 है, इसलिए इस समीकरण का घात हो जाएगा 1। उसके बाद नंबर डी को अगर हम देखें तो एक है समीकरण y⁴ प्लस y⁴ = 0। ये भी एक समीकरण है। इस समीकरण का जो घात है सबसे बड़ा वो है 1/2। 1/4 मीन्स 0.25, 1/2 इसका मतलब हुआ 0.5, तो 0.5 ये बड़ा है, इसलिए इसका घात हो जाएगा 1/2। आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि समीकरण का घात कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। अगर ये पोलिनोमियल होता तो ये पोलिनोमियल नहीं होता। पोलिनोमियल का घात केवल पूर्णांक होता है और धनात्मक होता है। ये समीकरण है, कुछ भी होगा, तो ये 1/2 इसका घात होगा क्योंकि यही सबसे बड़ा घात है। तो समीकरण का घात क्या आपने समझा। अब आगे देखते हैं, आगे है समीकरण का वर्गीकरण। समीकरण का वर्गीकरण आप कैसे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देखो 2x + 5 = y, ये एक तरह का समीकरण है। यहाँ पर है x - 10 = 0, ये अलग तरह का समीकरण है। x = 25, ये भी एक अलग तरह का समीकरण है। x + y + z = 31, ये भी एक अलग तरह का समीकरण है। इसका मतलब समीकरण एक प्रकार का नहीं होगा, समीकरण का कई प्रकार होंगे। तो कितने प्रकार होंगे यहां पर आप देख सकते हैं। बोला जा रहा है समीकरण का वर्गीकरण, इसको दो तरीके से आप वर्गीकृत कर सकते हो। पहला है चर के आधार पर, मतलब चर के आधार पर आप समीकरण को बांट सकते हो, और दूसरा है घात के आधार पर, मतलब घात के भी आधार पर आप समीकरण को बांट सकते हो। तो चलिए देखते हैं चर के आधार पर समीकरण कितने प्रकार के होंगे। तो यहां पर देखा जा रहा है नंबर 1 है चर के आधार पर पहला समीकरण एक चर वाला समीकरण। अब एक चर वाला समीकरण किसको बोलेंगे, इसका परिभाषा क्या होगा मैं आपको केवल समझा देता हूं, परिभाषा खुद लिख लेना। वो समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, अगर एक चर है तो वो एक चर वाला समीकरण होगा। जैसे कि x + 7 = 0, ये एक चर वाला समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक चर आया है और वो है x। अगर मैं यहीं पर एक दूसरा समीकरण बोलूं एक चर वाला, जैसे कि आप y = 2 लिख दो, y = 2, ये भी एक चर वाला समीकरण होगा क्योंकि इसमें केवल एक चर आया है और वो है y। इसी तरीके से दूसरा है दो चर वाला समीकरण। तो दो चर वाला समीकरण उसको बोलेंगे जिसमें दो चर होगा, यानी दो अलग अलग प्रकार का चर होगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर x + y = 12, ये दो चर वाला समीकरण है, ठीक, क्योंकि इसमें दो चर है।
उसके बाद है नंबर 3 तीन चर वाला समीकरण। तीन चर वाला समीकरण उसको बोलेंगे जिसमें तीन अलग अलग तरह के चर होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर तीन अलग अलग तरह के चर है, तो ये तीन चर वाला समीकरण होगा। इसी तरह से चार चर वाला समीकरण जिसमें कि चार अलग अलग तरह के चर हो तो उसको चार चर वाला समीकरण बोलेंगे। आप इसी तरीके से चर के आधार पर समीकरण को बांट सकते हो। उसके बाद है घात के आधार पर। अब घात के आधार पर कितने प्रकार के समीकरण होंगे उसको देख लेते हैं। पहला है रैखिक समीकरण या एक घाती समीकरण, जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। रैखिक समीकरण को एक घाती समीकरण भी कहते हैं, जिसका मतलब इसमें एक घात होगा, इस समीकरण का घात एक होगा। तो परिभाषा आप लिख सकते हो, वह समीकरण जिसका घात एक हो। अब समीकरण का घात क्या होता है हमने अभी पढ़ा, आप इसको पीछे करके देख सकते हो। तो जिस समीकरण का घात एक होगा वो कहलाएगा रैखिक समीकरण या एक घाती समीकरण। जैसे कि आप देख सकते हैं x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो x इसका जो पावर है वो 1 है और 7 उसका पावर 0 है, तो मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण होगा। ठीक है। दूसरा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब वो समीकरण जिसका पावर 2 होगा, जिसका घात 2 होगा, वो होगा द्विघात समीकरण। जैसे कि आप देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 14, यहां पर मैक्सिमम पावर जो है 2 है, इस समीकरण का घात 2 है, इसलिए यह कहलाएगा द्विघात समीकरण या द्विघाती समीकरण। तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण, क्योंकि जो मैक्सिमम पावर वो 2 है। आगे है नंबर 3 त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण उसको बोलेंगे जिस समीकरण का घात 3 होगा, उसको त्रिघात समीकरण बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, या दूसरा समीकरण को आप देखें तो z क्यूब इज इक्वल टू 27, इसमें भी मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसका जो घात होगा वो त्रिघात समीकरण हो जाएगा, और वो z क्यूब बराबर 27 वो भी त्रिघात समीकरण होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है समीकरण का नामांकन कैसे करना है। तो यहां पर कह रहा है कि समीकरण का नामांकन चर और घात दोनों के आधार पर किया जाता है। मतलब जब भी कभी कोई समीकरण का नाम लिखना हो तो केवल चर को देखकर या चर के आधार पर उनका नाम नहीं लिखेंगे, या फिर केवल घात के आधार पर उसका नाम नहीं लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए चर और घात दोनों को ध्यान में रखेंगे और फिर समीकरण का नाम लिखेंगे या समीकरण का पहचान करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक समीकरण है x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण क्या है, इसका नाम क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें एक चर है और वो है x, तो चूंकि एक चर है इसलिए हम बोलेंगे इसको एक चर वाला, और इसका जो घात है वो है मैक्सिमम 1, घात 1 है, और घात 1 हो तो उसको रैखिक बोलते हैं, इसलिए x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसका नाम हो जाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे कि आप देख सकते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगर एक चर हो तो उसको नहीं भी बोलेंगे, केवल बोल सकते हैं रैखिक समीकरण। दूसरा एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसमें दो चर है तो इसलिए हो जाएगा दो चर वाला, और इसका जो मैक्सिमम पावर है वो है 1, यहां पर भी कुछ नहीं तो पावर 1, यहां भी कुछ नहीं तो पावर 1, तो मैक्सिमम पावर 1 है, और पावर 1 जब होता है तो उसको रैखिक कहते हैं, इसलिए ये दो चर वाला और पावर 1 होने के चलते रैखिक, तो इसका नाम हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक इसी तरह से नंबर सी में अगर आप देखें तो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 14, यहां पे अगर देखा जाए तो इसमें भी एक प्रकार का चर है और वो है x, दो प्रकार का चर नहीं है। आप सोचोगे अरे भाई एक चर यहां आगे एक चर यहां, नहीं, ये एक ही प्रकार का चर है, इसलिए एक चर वाला, और जो इसका अधिकतम घात वो 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण, इसका नाम हो जाएगा एक चर वाला द्विघात समीकरण। आप देख सकते हैं एक चर वाला द्विघात समीकरण, या अभी मैंने बताया अगर केवल एक चर है तो उस चर का नाम नहीं भी बोलेंगे चलेगा, तो आप इसको द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते हो, एक चर वाला द्विघात समीकरण या केवल द्विघात समीकरण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नंबर डी को, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये समीकरण का नाम क्या होगा। इसमें दो चर है, एक चर है x, दूसरा चर है y, तो दो अलग अलग प्रकार का चर है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा दो चर वाला, और जो मैक्सिमम पावर होगा 2 है, इसलिए हो जाएगा द्विघात, तो दो चर वाला द्विघात समीकरण, जैसा यहां पर देख सकते हैं दो चर वाला द्विघात समीकरण। एक तीसरा देखते हैं, लास्ट देखते हैं, कह रहा है z क्यूब इज इक्वल टू 27, यहां पर केवल एक चर है इसलिए इसका नाम होगा एक चर वाला, और इसका पावर 3 है इसलिए हो जाएगा त्रिघात, तो नाम हो जाएगा एक चर वाला त्रिघात समीकरण, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं एक चर वाला त्रिघात समीकरण। इसी तरीके से आपको अगर और भी कई सारे समीकरण आ जाए, उनका नाम लिखना आ जाए और जरूरत पड़ जाए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं चरों और घात के आधार पर। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है समीकरण का हल, किसको बोलेंगे समीकरण का हल। बोला जा रहा है समीकरण में मौजूद चर का वह मान जिसे समीकरण में रख देने पर समीकरण का दोनों पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है, चर के उस मान को समीकरण का हल कहते हैं। अब समीकरण का हल क्या समझ में आ गया, जैसे कि यहां पर बोला जा रहा है आपको x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है। इस समीकरण में जो चर है वो चर है x, जैसे यहाँ पे
अब इसमें आप सोचो कि x का ऐसा क्या मान होना चाहिए कि अगर यहां पर रख दें तो ये पूरा बराबर हो जाए, मतलब दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो आप बोलोगे -7 रख दो, x का मान अगर -7 रख दोगे तो -7 + 7 ये 0 हो जाएगा और उधर भी 0, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो x बराबर अगर -7 रखते हैं तो ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका जो हल होगा वो हो जाएगा -7। इस समीकरण का हल -7 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरा समीकरण आप ले लो, जैसे कि है x + y = 12, ठीक है, इस समीकरण का हल क्या होगा? यहाँ पर दो अलग अलग तरह के चर हैं, इनका कई सारे हल होंगे। जैसे अब मान लो अगर x 2 आपको फिक्स कर दिए, ठीक है, तो ऐसे y क्या होना चाहिए कि ये दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो आप बोलोगे y 10 हो, क्योंकि ये 2 है, ये 10 हो जाए, 10 2 12 और उधर भी 12, तो ऐसे में y बराबर 10, ये इसका हल हो जाएगा। हाँ, यहीं पर अगर हम x अगर 5 कर दें तो y क्या होगा? तो y फिर 7 हो जाएगा। 7 रख देंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाए, क्योंकि इधर 5 उधर 7, 7 5 12, तो y 7 x 5, ये इसका हल हो जाएगा। इसी तरह से x अगर -5 कर दें और y + 17 कर दें तो -5 + 17 ये दोनों जुड़ जाएगा, आ जाएगा 12, तो ये -5 और y 17 ये भी कहलाएगा इस समीकरण का हल। तो इसके कई सारे हल होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते, जैसे z³ बराबर है 27, तो z³ बराबर 27, यहाँ पर z का ऐसा क्या मान होना चाहिए कि दोनों तरफ बराबर हो जाए? तो आप बोलोगे 3, अगर 3 रख दो तो क्या होगा? 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, उधर भी 27, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर z बराबर 3 ये इस समीकरण का हल होगा, क्योंकि इसको रख देने से दोनों तरफ बराबर हो जाता है। तो चर का ऐसा मान जिसको समीकरण में रख देने से दोनों तरफ बराबर हो जाए, चर का वही मान कहलाएगा समीकरण का हल या समीकरण का सॉल्यूशन।